और कमेटी में बोला गया कि 1563 बच्चे जिनके साथ गड़बड़ी हुई थी उनके हम रीचेक करेंगे। अरे वो 1563 के अलावा उनके साथ भी बहुत अनियमितता हुई थी, उनका क्या होगा? तो 718 तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। जब 718 719 नंबर आए तो सबने विद्रोह करा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हरियाणा के एक जज्जर से ही क्यों 6-7 टॉपर आ गए? क्या एकदम से इस ईयर में पैदा होने वाले बच्चे 3 गुना इंटेलिजेंट हो गए? ग्रेस मार्क्स देने का कोई मतलब रूल है? क्योंकि ग्रेस मार्क्स तो आप कितने भी दे सकते हो। कोई रूल नहीं है, पहली बात तो आज तक हमने ऐसे कोई रूलिंग नहीं सुनी है। क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में नीट 2024 का पेपर दोबारा से हेल्ड करवाया जा सकता है? आज एबीपी लाइव पर एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है, नितिन विजय, यानी कि आपके एनवी सर, जो कि सीईओ और फाउंडर है मोशन एजुकेशन के कोटा में। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर, और शुरुआत करेंगे हम अपने इंटरव्यू की। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो नीट स्कैम चल रहा है, ये क्या है? अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को वो एक्सप्लेन कर पाए तो। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 5 मई को नीट 2024 जो होता है, जिससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जिससे चलती है, वो एग्जामिनेशन होता है 5 मई को, और 24 लाख बच्चे इसको देते हैं। पूरे विश्व में इतने बड़े स्तर पे एग्जामिनेशन बहुत कम जगह होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। तो 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। उसी दिन मीडिया और आप सभी लोगों को पता पड़ता है कि चीटिंग हुई है, और पटना में हुई है, सवाई माधोपुर में थोड़ी अनियमितता हुई है। जब ये पता पड़ता है तो एनटी का जवाब आता है कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं है। जो भी पेपर बाहर आया था, वो पेपर तब बाहर आया था जब बच्चे पूरे एग्जामिनेशन हॉल में जा चुके थे। ठीक है, सबने बात मान ली कि भाई ठीक है, ऐसा हुआ होगा। तो जो बच्चों ने पेपर बाहर करा था, सिर्फ उन्हीं को पकड़ा गया और उनको डिस्कार्ड कर दिया गया एग्जामिनेशन में। हमने ये बात मान ली। अब 4 जून को रिजल्ट आता है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं कि रिजल्ट आएगा, किसका चांस आएगा, किसका चांस नहीं आएगा। 4 जून को रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है तो कट ऑफ एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाती है, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत जाती है। तो बहुत बच्चे हताश और निराश होते हैं। घंटे 2 घंटे बाद पता पड़ता है कि कुछ ऐसा हुआ जिसमें 718 और 719 नंबर बच्चों के आए। जो दर्शक नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है। शायद हमारी फील्ड के तो सभी लोग जानते होंगे। मेरा एक्चुअली सवाल भी यही था कि ये पॉसिबल है कि 720 मार्क्स का फुल मार्क्स होता है नीट का, तो क्या ये पॉसिबल है कि इतना क्लोज कोई बच्चा मार्क्स ला रहा है, या फिर फुल मार्क्स भी काफी सारे बच्चे लेकर के आए हैं, 720 आउट ऑफ 720? तो देखिए, 720 आउट ऑफ 720 इज पॉसिबल, पर बहुतों के नहीं। पहला संशय यहाँ 718 719 तो आ ही नहीं सकते अगर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन हो रहा है। मैं आपको गणित समझाता हूँ। इस एग्जामिनेशन में हर एक सवाल 4 नंबर का होता है जी। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 मिलेगा, अटेम्प्ट सही करोगे तो 4 मिलेगा, अगर गलत अटेम्प्ट करोगे तो -1 मिलेगा। अब आप समझिए कि अगर कोई बच्चा 180 सवाल होते हैं इसमें, 180 × 4 करेंगे तो 720 का पेपर हो गया। अगर कोई बच्चा पूरे 180 के 180 सवाल सही करे तो 720 आएंगे। अगर कोई बच्चा 179 सवाल सही करे और एक सवाल वो छोड़ दे, अटेम्प्ट ही ना करे, तो उसके 4 नंबर कट जाएंगे, उसके नंबर आएंगे 716। अगर कोई बच्चा 179 सही करे और 180 अटेम्प्ट करे पर गलत हो जाए, तो उसका 1 नंबर और कट जाएगा, यानी कि 4 + 1 5 कट जाएंगे, यानी कि नंबर होंगे 715। तो 718 तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। जब 718 719 नंबर आए तो सबने विद्रोह करा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एनटी ने कुछ घंटों बाद फिर तुरंत एक अपना जस्टिफिकेशन जारी करा कि हमने कुछ बच्चों की शिकायत, जिन्होंने बोला था कि हमारे सेंटर्स में अनियमितता हुई है, अव्यवस्था हुई है, इस वजह से हमारा टाइम लॉस हुआ है, जिन्होंने शिकायत करी है उन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। राइट। अब ग्रेस मार्क्स दिए तो ग्रेस मार्क्स से पहले ऐसी कोई उनके बुलेटिन में पहले कोई रूपरेखा नहीं थी ना। ग्रेस मार्क्स के बारे में इतने बड़े एग्जामिनेशन में हमने कभी सुना है? 24 लाख बच्चे जहाँ पे एग्जामिनेशन देता है। चलिए बताइए, ग्रेस मार्क्स आपने कैसे दिए? हाँ, तो ग्रेस मार्क्स देने का कोई मतलब रूल है? क्योंकि ग्रेस मार्क्स तो आप कितने भी दे सकते हो। कोई रूल नहीं है, पहली बात तो। आज तक हमने ऐसे कोई रूलिंग नहीं सुनी है। मैं खुद भी IIT से ग्रेजुएटेड हूँ। मैंने आज तक इतने सालों से, हम 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसी कोई बात नहीं सुनी। इन्होंने हवाला दिया, एक एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर है 2018, क्लैट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए वो लिया गया था, और उसमें भी लिखा गया था कि मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। उसका हवाला लेते हुए उन्होंने दिया, और उससे ग्रेस मार्क्स दे दिए, और सिर्फ उनको दिए जिन्होंने शिकायत करी थी कि हमारे यहाँ अनियमितता हुई है। पहली बात, या तो आप बताते कि अनियमितता जहां हुई उन्हें हम ग्रेस मार्क्स देंगे, तो जहां जहां और हुई थी उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करी, ये सोच के कि बाकी ने तो कर ही दिया। तो या तो आप पूछते कि कहां कहां हुई, उसे वेरीफाई करते। अच्छा, वेरीफाई करने का तरीका सीसीटीवी है। सीसीटीवी आप
इम्पॉसिबल है कि वो सारे जस्टिफाइड उनके पास रिकॉर्डिंग्स उसकी हो, ये इम्पॉसिबल टास्क है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? और जिन्होंने शिकायत नहीं करी उनकी क्या गलती थी? उन्होंने सोचा कि बाकी ने कर दी तो बात कुछ ना कुछ बन जाएगी, तो उन्होंने बोला हमने सिर्फ 1563 बच्चे को जो है ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अच्छा, ग्रेस मार्क्स थोड़े बहुत नहीं है, आप अभी उन्होंने खुलासा नहीं करा, पर आप विश्वास मानिए ग्रेस मार्क्स हो सकता है 200 200 250 नंबर हो। बिल्कुल, क्योंकि ग्रेस मार्क्स देने का तो कोई हिसाब नहीं, आप 2 नंबर भी दे सकते हो और आप अब वो कितना भी कैसे नंबर दे सकते अब वो हो। कैसे दिए वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जी। कि ऐसा भी हुआ है, आप समझिए कि 67 बच्चों के में से 6 बच्चों को ग्रेस की वजह से 720 में 720 है, उनकी फर्स्ट रैंक आ गई जी। और जहां तक मेरे को पता पड़ा है, एक बच्चा ऐसा भी जिसके 510 नंबर थे ओरिजिनली और उसके 720 हो गए। मतलब अगर रियल रिजल्ट आता तो उसको डॉक्टर की सीट भी नहीं मिलती और वो फर्स्ट रैंक आया है। आप सोचिए कैसा रिजल्ट है, जिसका सिलेक्शन भी ना होता उसकी फर्स्ट रैंक आई, ये कैसा रिजल्ट है? ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। अब इन्होंने बोला हमने ग्रेस मार्क्स ऐसे दिए, मैं उसको थोड़ा और आसानी से समझाता, क्योंकि कई बार क्या है उसको प्रस्तुत करने का तरीका अगर सही नहीं हुआ तो वो सही लगेगा। इन्होंने बोला जो रूल इन्होंने लीनियर वेरिएशन करा वो ये करा कि अगर कोई बच्चा पहले, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, अगर कोई बच्चा पहले 2 घंटे में 100 सवाल करता है और 80 सही करता है, पहले 2 घंटे में 100 सवाल करता है और 80 सही करता है, और अनियमितता की वजह से लास्ट का 1 घंटा उसको पेपर नहीं करने को मिलता, तो हम ये मानेंगे कि अगले 1 घंटे में 50 सवाल करता और 40 सही करता। सही बात। हमने दोनों ने एग्जामिनेशन दिए हैं, क्या हम आखिरी आधे घंटे में ज्यादा सवाल सही करते हैं कि पहले आधे घंटे में? पहले आधे घंटे में। आखिरी के आधे घंटे में तो हम टफ सवाल को छोड़ देते हैं और टफ चीजें छोड़ देते हैं। जो बच्चा मेडिकल में सिलेक्ट होता है वो बच्चे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। उसको सबसे पहले सिखाया जाता है, सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करिए, पहले 1 घंटे में 90 सवाल बायो के करिए, मैक्सिमम उस पर स्कोर कर लीजिए, आखिरी में सिर्फ टफ सवालों के लिए छोड़ दीजिए या फिजिक्स के कुछ सवाल छोड़ दीजिए। यानी कि आखिरी के आधे घंटे में वो मिनिमम एफिशिएंसी होती है उसकी, जो पहले आधे घंटे में होती है उसके बनिस्पत। तो कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। अब इन्होंने क्या करा, जिसमें आपको समझाता हूं कि जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा होता है उसकी गणित कैसे होती है। उसकी गणित लगभग ऐसे होती है कि वो 90 सवाल अगर पहले 1 घंटे में करता है तो 90 सवाल करेगा 60 मिनट में, गणित लगाएंगे तो यानी कि 1 सवाल करा उसने 40 सेकंड में। ठीक है। अब एनटी ने बोला कि अगर इस बच्चे के आखिरी का आधा घंटा लॉस हो गया तो हम ये मानेंगे कि क्योंकि ये 1 घंटे में 90 सवाल करता और मान लीजिए उस 90 में से वो 80 सही करता, जो कि एक सेलेक्ट वाला करता है, तो आखिरी के आधे घंटे क्योंकि इसका लॉस हुआ तो हम ये मानेंगे कि 45 सवाल करता 45 और 40 सही करता, तो 40 × 4 160 नंबर ग्रेस। कुल मिलाकर के अब ये जो पूरा मामला है ये तो बहुत तूल पकड़ चुका है। मतलब बच्चों से लेकर आप भी टीचर हो, आप भी मतलब अब इसको आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो, आप पिटिशन आप दायर करके आए हो, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में नीट 2024 का पेपर दोबारा से हेल्ड करवाया जा सकता है? पहली बात, कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि और बातें मैं आपको बोलता हूं, चीटिंग भी हुई है। एक तो ये ब्लंडर है ही, ये चीटिंग की बात मैं बताता हूं, उसको 2 तरीके से समझाता हूं। चीटिंग के लिए भी मैं काफी आश्वस्त हूं। पिछली बार, पहली बात पेपर का लेवल पिछली बार जैसा था, पिछली बार मतलब 2023 जैसा, अंकगणित से इसको समझते हैं नॉर्मल। पिछली बार 20.5 लाख बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया था, इस बार ये संख्या 24 लाख हो गई, 2.5 लाख के आसपास बढ़ गई, एग्रीड। बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी, पेपर का स्तर लगभग वैसा ही था। पिछली बार 605 नंबर, जिसपे लगभग बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं, जनरल कैटेगरी, और उस पे रैंक थी लगभग 26,000। इस बार 605 नंबर पर रैंक है 76,000। क्या एकदम से इस ईयर में पैदा होने वाले बच्चे 3 गुना इंटेलिजेंट हो गए? और कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बच्चे डिमोरलाइज्ड हैं। एम्स दिल्ली के लिए हर टॉपर जो है वो वेट करता है, उधर जाना चाहता है, लेकिन इस बार तो टॉपर्स की संख्या इतनी और सीट्स कम है दिल्ली एम्स। बिल्कुल, एक डेटा ये। दूसरा बात, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, उस पे मैं आता हूं, एम्स वाली बात। अब आप सोचिए, टॉपर आए 67 जी, उसमें से 44 को तो फर्स्ट रैंक इसलिए मिली क्योंकि वो एक, इन्होंने सवाल को बोला दोनों ऑप्शन करेक्ट है। उसमें भी मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप एनटीए जैसी कंडक्टिंग बॉडी जो पूरे साल में एक पेपर बना रही है नीट को लेकर, क्या उसे एररलेस नहीं बना सकती, जिसको 24 लाख बच्चे देंगे? क्या उसकी जो कट ऑफ है, क्या वो सिर्फ 70 नंबर के गैप में होनी चाहिए? 70 नंबर के गैप में कैसे हम 1,10,000 सीटों को बांटेंगे? तो ना तो उनका आईक्यू का डिफरेंशिएशन होगा, ना नॉलेज का डिफरेंशिएशन होगा, ना मेमोरी पावर का डिफरेंशिएशन होगा। हाउ यू विल अलोकेट द कॉलेजेस टू देम? हो सकता है एक अच्छा कॉलेज और उसके सेकंड नंबर का जो कॉलेज है, सेम नंबर पे दोनों कॉलेज भर जाए, जिसका ऊपर भरा और जिसका नीचे भरा उनकी क्या गलती थी?
पेपर ढंग से नहीं बनाए जा रहे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको इनको समझना पड़ेगा। एक और बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें जो इन्होंने जो वो टॉप 100 के बच्चे निकाले, जो मैं चीटिंग की बात आपको कह रहा हूं, एम्स वाली बात जो आपने करी, ये 67 बच्चों में से 44 बच्चे थे जिनको उस सवाल की वजह से 5-5 नंबर मिल गए। हाँ। अच्छा, उसमें आप समझिए, मान लीजिए कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपको एक प्रश्न दिया जाए जिसमें बोला जाए कि इसमें से एक सिंगल करेक्ट सही करना है। अब आपको लगे यार इसमें तो 2 करेक्ट लग रहे हैं, तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप उस सवाल को छोड़ देंगे। इन्होंने बाद में बोला कि दोनों में से कोई भी किसी ने अगर टिक लगाया तो उसे हम नंबर दे देंगे। अरे उनसे इंटेलिजेंट बच्चा तो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, उसकी क्या गलती थी? पहली गलती तो यहीं पर हो गई, 44 बच्चे ऐसे टॉपर हो गए। लेकिन मतलब आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अगेन मेरा सवाल यहाँ पर फिर एक बार और वापस मैं जीरो पर आके खड़ी हो जा रही हूँ कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही है। और 4 जून को रिजल्ट आया है और आज 8 जून है, ये इंटरव्यू 8 जून को कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन अब तक भी 4 दिन बीत गए, लेकिन अब भी कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया, बस सफाई आ रही है एनटीए की तरफ से। आज अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बार बार ये बोला कमेटी बना दी और कमेटी में बोला गया कि 1563 बच्चे जिनके साथ गड़बड़ी हुई थी उनके हम रीचेक करेंगे। अरे वो 1563 के अलावा उनके साथ भी बहुत अनियमितता हुई थी, उनका क्या होगा? उन्हें शिकायत नहीं करी, इसका मतलब थोड़ी अब तो सब शिकायत कर रहे हैं। या तो आप ग्रेस मार्क्स को हटाइए, ग्रेस मार्क्स के रूल्स को आप अलग करिए, वो आपने बिल्कुल गलत कर दिया था। जिन 6 बच्चों को 720 के पे आप ले आए ग्रेस मार्क्स की वजह से, उनके नंबर को बताइए, उस 1563 को आपने किस बेसिस पे करा? हरियाणा के एक जज्जर से ही क्यों 6-7 टॉपर आ गए? ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको। जबकि नीट जो है देश का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर होता है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे यही खड़ा हो जाता है कि कैसे 720 आउट ऑफ 720 इतने सारे बच्चे लेकर के आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, मैं देश के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाएं। लेकिन ये आंकड़ा पिछले साल तक तो ऐसा नहीं था ना, अचानक से 2024 में ये आंकड़ा एकदम से कुछ नहीं हो सकता ना। बिल्कुल एकदम से IQ इसी साल के बच्चों को बढ़ गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ी तो है, और इसका मतलब नहीं, मैं अपने अनुभव से आपको बोल सकता हूँ, इस कार्य को हम करते हुए बहुत साल हो गए। इस बार पक्के से पेपर लीक हुआ था। इस साल 20 से अगर यही रिजल्ट रहा तो 20 से 25 हजार ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनने को मिल जाएगा जो लायक नहीं थे, और 20 से 25 हजार ऐसे बच्चे जो लायक थे वो डॉक्टर बनने से बाहर हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। हमें शायद आपको और हमें शायद असर कम पड़े, हो सकता है आपको, हम बच्चों के बीच में तो शायद हमें थोड़ा ज्यादा असर पड़े, पर जो बच्चा रह गया उसके चेहरे को आप देख लेंगे, जो 2 साल खुद को कमरे में बंद करके पढ़ता है। बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और सिर्फ बच्चे का नहीं, पेरेंट्स का भी लगता है। एग्जैक्टली मतलब अब ये जो पूरा मामला हुआ, ये जो पूरा कथित तौर पर हम स्कैम इसको मान करके चल रहे हैं, इससे 2 लोगों पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक है बच्चों पर और दूसरा है माँ बाप के ऊपर, क्योंकि आजकल के माँ बाप बच्चों से ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, करेक्ट, उनके करियर को लेकर के। तो मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं जहां पर बच्चे का, इस साल की बात है, जहां पे बच्चों का नीट नहीं निकला और पेरेंट्स उनको फोर्सफुली फिर 1 साल और ड्रॉप करवा रहे हैं। वहीं अगर कोई बच्चा भी है तो वो भी चाहता है कि हम 1 साल चलो और ड्रॉप ले लेते हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब मैं ये जानना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट, मतलब आप स्टूडेंट्स को एज अ टीचर क्या नसीहत देंगे कि कितने साल तक आपको ड्रॉप लेना चाहिए टू क्वालिफाई नीट? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जानती हूँ जो 3-4 साल ड्रॉप ले लेते हैं बस एक इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्या है ये क्रेज? देखिए, मैंने खुद ने भी ड्रॉप लिया था और IIT क्लियर करी। बिल्कुल, ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही। तो कई बार शायद हम शिक्षाविदों को, जो हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं, हमें ये मान लिया जाता है कि ड्रॉप लेने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको अपना धंधा चलाना है। बट ऐसा नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से लिया था और मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, पर मेरा व्यक्तिगत जीवन उस सिलेक्शन की वजह से बहुत परिवर्तित हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि ड्रॉप लेना कोई बुराई नहीं है। आप किसी लक्ष्य के लिए समय दे रहे हैं, बट कितना साल, कितना डिपेंड करता है। पेरेंट्स को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। पहली बात नहीं करना चाहिए, 110% नहीं करना चाहिए। ये तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। ये जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को वीडियो शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चे भी किनको नहीं करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी नीट की बात करूँ, नीट में किसी ने 12th के बाद तैयारी करी जी, और पूरी शिद्दत के बाद तैयारी करी, मतलब जो जहां पे पढ़ रहा था उन्होंने जो बोला सब उसने करा, पूरी जान लगाई, 10 से 12 घंटे वो रोज पढ़ता था, और फिर भी उसका स्कोर 720 में से 120 ही रह गया, और उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी मेहनत में। भाई आपने मेहनत ही नहीं करी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है। तो आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या ये मेरा कप ऑफ टी है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम मछली को पेड़ चढ़ने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये आत्मचिंतन का विषय है।
आपकी कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। जिनमें आप अच्छे हो उसमें मैं अच्छा हूं, ये जरूरी नहीं है। तो आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, ईश्वर ने आपको जरूर कहीं ना कहीं अच्छा बनाया होगा। उनको ड्रॉप लेना चाहिए जिन्होंने या तो पहले साल मेहनत ही नहीं करी, अब उन्हें समझ में आया कि नहीं यार, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई एम सपोज टू रिपीट इट, या कुछ नंबर से रह गए हैं, या उन्हें पता है कि यार इस साल मैंने ये गड़बड़ी करी थी, ये सुधर जाएगी तो बात बन जाएगी। उनको ड्रॉप लेना चाहिए। अब 2-3 ड्रॉप मेडिकल में बच्चे लेते हैं, और हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिए और वो सिलेक्ट हुए और जीवन में आज बहुत अच्छे स्तर पे हैं। पर ये भी सच्चाई है, ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 ड्रॉप लिए और वो डॉक्टर नहीं बन पाए। पर उनमें से भी मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूं जो जीवन में सफल है। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा एक बात बोलता हूं कि असली सफलता का मंत्र उस सिलेक्शन में नहीं है, असली सफलता का मंत्र उस सिलेक्शन को पाने वाली प्रक्रिया में है। जब आप रोज 12 से 15 घंटे नई चीज को सीखने की क्षमता रखते हैं निरंतर, तो जीवन में आप हार जाएं, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता। तो अच्छा, हाँ, बताइए। जी बिल्कुल। मतलब मैंने एक पैटर्न देखा है उन बच्चों को जो नीट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जो ड्रॉप ले रहे होते हैं, यूजुअली टिल स्कूल टिल 12th उनका जो एकेडमिक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, और फिर वो साइंस लेते हैं और फिर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, और सडनली जब वो नीट की एग्जाम देते हैं और उनके स्कोर मतलब कुछ ज़्यादा ही खराब आ जाते हैं, तो वो थोड़े ज्यादा मेंटली परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो मतलब फिर ये चीज तो दोनों मतलब आपस में मैच मेल नहीं खा रही है। पहली बात एक्चुअली क्या है, जैसे आपने बोला टॉपर होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में करीब 16 लाख क्लासें हैं साइंस की जी। स्कूल होंगे 10-10.5 लाख जो 11th-12th कराते होंगे, मैं देश की प्रक्रिया बता रहा हूँ। इसमें 16 लाख क्लासेस होंगी जो साइंस पे चलती हैं, मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स पे चलती हैं। 16 लाख क्लासेस में टॉपर हैं। उन सब टॉपर को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, उनके सबके टॉपर के माँ बाप को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। देश में लाखों की संख्या में 16 लाख बच्चा देता है, 1.5 लाख बच्चे के 90% के ऊपर आता है, उसे लगता है मैं टॉपर हूँ। पहली बात, बोर्ड की परसेंटेज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि आप उसके लायक हैं या नहीं है। जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो बेस्ड है मार्क्स और थ्योरी पर, मार्क्स और थ्योरी पर बेस्ड है। वो आपको जो टीचर पढ़ाएगा वही आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, वही रट के जाना है, और उस थ्योरी के बेस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से अगर 3 के 90 के ऊपर नंबर आए तो सब पे तालियां बजाई जाएगी। पर ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होता। ये लड़ाई है रैंक की, ये लड़ाई है सवाल की, ये लड़ाई है IQ की। तो पहली बात पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से ये मैं बोलना चाहता हूं कि भ्रम तोड़ दें कि अगर हम स्कूल के टॉपर हैं और हमारी 90% से ज्यादा है तो हम टॉपर हैं और हम इस एग्जाम को जरूर टॉप कर देंगे। अगर वो इस मानसिकता के साथ एग्जाम में कूदेंगे तो पहली बार अगर थोड़ा झटका भी लगा तो उन्हें समझ में आएगा कि ये सही नहीं है। इसीलिए जिनका IQ अच्छा होता है, या IQ के अलावा जो शायद उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सवालों को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं, हो सकता है उनकी 70% वो बहुत अच्छा करते हैं। सो इट्स अ एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, एंटायर डिफरेंट। आई थिंक ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है ये उन बच्चों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा जो कि फोर्सफुली नीट में आ गए हैं, या फिर अभी दोबारा से नीट का एग्जाम दे करके उन्हें स्कोर अच्छा नहीं मिला और अब वापस से वो सोच रहे हैं कि ड्रॉप लिया जाए या ना लिया जाए। सर दूसरी बात ये एक और है कि आप कोटा में पढ़ाते हैं बच्चों को, कोटा का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर सिटी इन इंडिया। लेकिन वहीं अभी कोटा में हम कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे मिसहैप्स भी देख रहे हैं जो कि मतलब एज अ सिटीजन, एज अ पेरेंट, एज एनीबडी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग। आई होप यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। करेक्ट। उसको भी लेकर के, क्योंकि आजकल आई डोंट नो हाउ बट बच्चे कुछ ज्यादा ही मेंटली प्रेशर फील कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, अप्रिय घटनाएं कोटा में हुई हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर मैं मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोटा में होने वाली अप्रिय घटनाएं की संख्या की परसेंटेज कोई देश में सबसे ज़्यादा है। शायद हमारे शहर का नंबर 40-50 नंबर के बीच में आता है अगर आप आंकड़ों को देखेंगे। पर फिर भी एक शिक्षाविद होने के नाते हमें नहीं बोलना चाहिए एक भी हुआ तो क्यों हुआ। शायद हमें हाईलाइट ज़्यादा कर दिया गया, हमें स्पेस गोट की तरह बनाया जा रहा है एक शहर को। क्या सुसाइड IITs में नहीं हो रहे? क्या सुसाइड्स एम्स में नहीं हो रहे? क्या सेलिब्रिटीज में नहीं हो रहे? लेकिन अगेन यहाँ पर सवाल ये है कि बच्चे जो हैं, मतलब छोटे छोटे 12th जस्ट पास किए हुए बच्चे, आखिर उनके दिमाग में किस तरीके का प्रेशर डाला जा रहा है? उसमें बहुत ज़्यादा, शायद सुन के अजीब सा लगे, हो सकता है मेरे को इसके लिए कुछ लोग गलत भी बोलें, पर मैं आपको सही बताऊं, इसका मुख्य कारण है पेरेंट्स का पीयर प्रेशर, ओवर एम्बिशन। पेरेंट्स इतना ज्यादा उनको अपने सपनों को इतना थोप देते हैं
कि बच्चे को लगता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो लाइफ बेकार। वो उनको ये नहीं सिखाते कि अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, आदमी फेल नहीं होता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, आदमी फेल नहीं होता। मैं कह रहा हूँ सीखने की प्रक्रिया में सफलता है। मैं खुद क्यों मैं इस बात को आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद कोटा से पला बड़ा हूँ, वहीं मैंने पढ़ाई करी है, इस स्ट्रेस को मैंने महसूस करा है, फिर मैं आईआईटी गया हूँ, तो मैं मानता हूं कि उस शहर की क्या ताकत है। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोरोना के बाद बच्चों का स्ट्रेस झेलने की क्षमता थोड़ी सी कम हो गई है। आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द सोसाइटी, आई रियली डोंट नो, बट शायद आपकी हमारी जब हम पढ़े तो शायद हम थोड़ी डांट भी खाते थे, पापा का डर भी होता था, थोड़ा सा डिफरेंट था। जेन ज़ी किड्स के अब मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों के स्कूल में जाता हूं तो मैम कहती हैं कि ओ योर किड इज सो ब्राइट, ही इज गुड इन एवरीथिंग, ही इज गुड। हमें पता है हमारा बच्चा कैसा है, ऐसा नहीं कि वो हर चीज में अच्छा होगा। हमारे तो पिताजी बोलते हैं क्या कमी है इसमें। तो मैं कह रहा हूं आज अपन बच्चे को, जो हमने K-12 एजुकेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान करने के लिए आसान करते गए, पेपर आसान बनाइए, परसेंटेज ज्यादा लाइए, पेपर आसान बनाइए, स्ट्रेस मत दीजिए। मैं कह रहा हूं जीवन में कभी न कभी स्ट्रेस तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। आज आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी नहीं दिलाओगे तो उसे जॉब करेगा तब करेगा। आप जॉब कर रहे हैं एंकर की, क्या आपके पास स्ट्रेस नहीं है, क्या पॉलिटिक्स नहीं है, क्या आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, राइट। मैं कह रहा हूं वो जितनी थोड़ी थोड़ी डोजेस में वो शुरुआती दौर से देखेगा, शायद उसको झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट जितना मेरा अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का, हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ा चुका हूं, मुझे लगता है ये मिसिंग है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट कंपेयर योर किड्स। व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को समस्या होती है कि वो अपने बच्चों को अपने भाई बहनों से कंपेयर करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से कंपेयर। वो नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कंपैरिजन शुड नॉट कन्वर्ट इनटू जेलसी। इसका मैं एग्जांपल बताता हूं, किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि कंपैरिजन इंस्पिरेशन बनना चाहिए। आज मुझे कंपेयर करा जाए सुंदर पिचाई से तो मुझे जेलसी थोड़ी होगी, मेरे लिए इंस्पिरेशन है, राइट। पर मुझे अगर कंपेयर करा जाएगा किसी मेरे कॉम्पिटिटर से या जस्ट किसी से, तो जेलसी में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज व्हाट हैपेंस टू किड्स। उनको कंपेयर मत करिए जिनको वो जानते हैं, उनको कंपेयर कराइए ऐसे व्यक्ति से जो उनके लिए इंस्पिरेशन बन सके, जिनका उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। खैर, शायद ये साइकोलॉजी वाली बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, पर ये करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और अगर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो पैसा उन्होंने खर्च करा है, वो पैसा से आपका बच्चा जीवन में जरूर सफल होगा, क्योंकि वो मेहनती बन गया है। बिल्कुल। सिलेक्शन हो सकता है ऊपर नीचे हो, पर वो सफल जरूर होगा। एक और चीज मुझे पूछनी है सर आपसे कि ये डॉक्टर्स की क्रेज क्या है इंडिया में। मतलब इतनी ज्यादा संख्या में लोग नीट के लिए अपेयर कर रहे हैं, सीट्स हैं इतनी सी, और जब नहीं निकल रहा है नीट तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं। इतने इतने लाखों रुपए माँ बाप जो है वो भी इस क्रेज में कि हमारा बच्चा बस डॉक्टर बन जाए उस पर खर्च करें। मतलब कोई दूसरा और तरीका नहीं है देश में कंट्रीब्यूट करने का, व्हाई ओनली दिस? मेरे हिसाब से आयरनी भी है। और पर आप देखें, आपको जीवन में, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, जीवन में आपको पैसा और सम्मान का ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है। अगर हम सही बात करें, बिल्कुल सही। आपके पास खूब पैसा हो और कोई आपको पूछने वाला नहीं हो तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, और आपको खूब पूछने वाले हो और आपके पास दिनचर्या के लिए भी पैसा ना हो तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। डॉक्टर इसका परफेक्ट समावेश, बैलेंस है क्या, पैसा और सम्मान दोनों का परफेक्ट समावेश है डॉक्टरी, क्योंकि भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है। और प्रैक्टिकल बातें, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनको अच्छी अर्निंग उनको हो रही होती है। तो जब जिस ओहदे को सम्मान की नजर से देखा जाता है और वो रियलिटी में अच्छा आपको धन भी देता है, इससे बेहतर मिलना इतना आसान नहीं है। ये उन कुछ प्रोफेशंस में से है जो दोनों मिलता है, तो इसलिए इसकी तरफ क्रेज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि आज भी हमारे परिवेश में शहरों को अगर हम हटा दें तो बच्चों को अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट जॉब्स, अबाउट डिफरेंट प्रोफेशंस। आप इतने उच्च स्तर पे आज बैठे हैं, कितनी लड़कियों को देश में, गांव में पता है कि अगर वो इस ट्रैक को पकड़ेंगी तो वो यहां तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस कम है। पर डॉक्टर बनके ये होगा, ये गांव तक पता है। पर आपके स्तर तक वो कैसे पहुंचेंगी ये उन्हें पता नहीं है। ये जो अवेयरनेस की कमी है, आई थिंक दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो अवेयरनेस इस लेवल पे लाने की बात होती है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि एनईपी अभी नहीं आई। मैं 1 मिनट और लूंगा क्योंकि बात बहुत बड़ी वो है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे तो हमने वेस्टर्न पुट लाने का प्रयास करा कि कोई भी बच्चा कभी भी शिफ्ट कर सकता है इधर से उधर, वो चाहे सेकंड ईयर में जा सकता है, थर्ड ईयर में जा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, विच इज वेरी गुड, विच इज रियली वेरी गुड। बट मैं कहता हूं अभी हमारी बेसिक सुविधा ही नहीं पता है। मैं आपको छोटे सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब मध्यवर्गीय परिवार से पहली बार 5 स्टार होटल में गया तो बुफे लगा हुआ था ब्रेकफास्ट में।
अब वहां पे इतने विचित्र विचित्र नाम लिखे हुए थे। अच्छा, उनकी शक्ल भी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो अच्छा, मैं वेजिटेरियन हूं, तो पहला आधा घंटा तो मेरा इस बात में लगा कि इसमें से वेज कौन है और नॉन वेज कौन है। तब पता पड़ा कि लाल और हरे का अंतर है। मेरे को एक आदमी समझाया, भाई ये अच्छा ठीक है भाई, चलो भाई हरे वाले को देखते हैं। अब हरे वालों में भी इतने विचित्र नाम और उनकी डिशेस के नाम इतने अजीब से, मेरे को कुछ पता नहीं पड़ा। फाइनली मुझे काउंटर मिल गया जहां डोसा बन रहा था। सो आई लैंडेड टू डोसा काउंटर और मैंने अपना डोसा खाया, 2 मैंने ब्रेड खाई और अपना निकल आया। पॉइंट अबाउट दिस इज, सो पॉइंट अबाउट दिस, मुझे अवेयरनेस ही नहीं है। मेरे पास बुफे ऑफ कोर्सेज रख दी गए, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। मेरा ये कहना है, उस टेल तक आप पहले अवेयरनेस तो फैलाइए। अगर आप उस अवेयरनेस को नहीं लाओगे तो कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से मूलभूत जगह पर अवेयरनेस फैलानी बहुत आवश्यकता है। ऐसा है। अब वापस हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत की थी ये नीट के मुद्दे से कि ये स्कैम है या नहीं है। सर, अब आपका अगला कदम क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो फाइल कर दिया है। मैंने आपके इंस्टाग्राम पर देखा जहां पे आप बच्चों से अपील कर रहे हैं कि तैयारी दोबारा से शुरू कर दो, 2024 का जो नीट का पेपर है वो दोबारा से होगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि हो सके, और हम बच्चों को इसलिए बोल रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पहली बार मंच से मैं बोलना चाहता हूँ, प्रयास हम करेंगे कि ऐसा हो, पर नहीं अगर होगा तो फिर तैयारी होनी चाहिए अपनी, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। आज हम सुबह सुप्रीम कोर्ट गए, उन लॉयर से मिले, हमने अपील दर्ज करनी पूरी कर ली। ट्यूसडे को फाइल हो जाएगी, फ्राइडे तक एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में वैकेशंस लग चुकी है, तो समर बेंच एक्सेप्ट करता है अगर मुद्दा ज्वलंत होता है तो उस पर अपने को सुनाई दे जाएगा। उसके बाद हम एंटी ऑफिस गए, रिक्वेस्ट लेटर लेके कि 20,000 बच्चों ने की रिक्वेस्ट लेके हम आपके पास आए, 20,000 बच्चों के साथ अनियमितता हुई, उन्होंने हमारे फॉर्म भराए। तो वहां पे थोड़ी हमारे साथ अभद्रता भी हुई, गार्ड से हमें जाने नहीं। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने कहा एंटी का रिक्वेस्ट लेटर लेके आए, कोई अधिकारी से हमें मिलाइए ताकि हम उनसे बात किया उन लोगों ने। हाँ, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा इफ इट इज पॉसिबल। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ, हमें कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। फाइनली वी कन्विंस्ड हिम कि हम यहाँ पे कुछ तमाशा करने नहीं आए, बट हम अपना दर्द भी बताएंगे। आप समझिए कि सबको लगेगा कि हम सिर्फ हमें फेमस होना इसलिए हम काम कर रहे हैं। आप सोचिए, हम शिक्षाविद होने के नाते, मान लीजिए हम कोई बच्चों के लिए एक चेहरा है, मान लीजिए मेरा फोन नॉन स्टॉप चल रहा है, व्हाट्सएप और मैसेजेस बच्चों के। जब उस कहानी को पढ़ते हैं हम, तो हमें लगता है कि शायद हम अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, सुबह 5 बजे के निकले हुए, हम सुबह से यही काम कर रहे हैं। तब हम एंटी के ऑफिस गए थे एक रिक्वेस्ट लेटर को लेकर। हालांकि फिर मुझे लगा कि वो भी वाकई परेशान है, वहां का स्टाफ थोड़ा घबराया सा था, क्योंकि गलती तो हुई है, अब वो शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लग रहा है कि गलती हुई और वो मान नहीं रहे हैं, वो क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम दोबारा कराना इट्स नॉट इजी टास्क, और वो उन पे एक प्रश्न की तरह दिखाई देगा। ये सच्चाई है। बट मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी व्यक्ति विशेष से, ऑर्गेनाइजेशन से, जो इतने बड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही, गलती हो सकती है, लेट्स एक्सेप्ट इट, और जो भी जस्टिफाइबल है उसको तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। और आने वाले समय में जो बच्चे, हमें क्यों अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। इसे ऐसे मत लीजिए 24 लाख दे रहे हैं, तो 24 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे निकल के आते हैं, तो वो वाकई इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं। तब आपको देश को बहुत अच्छे सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आपको रिमेटोलॉजिस्ट तब मिलते हैं। अगर ये संख्या बल घटा तो वो उतने अच्छे आईक्यू के मिलना भी आपको बंद हो जाएंगे। जब क्रिकेट में मैच फिक्सिंग हुई थी तो 2-3 साल तक लोगों का ट्रस्ट उससे खत्म हो गया था। उसे लोग नहीं देखते थे। मैं कह रहा हूं इसको ऐसे मत देखिए। अगर ये ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो आने वाले सालों में जो संख्या जो आज एग्जामिनेशन दे रही है वो कम हो जाएगी। इसका नुकसान आपको दूरगामी दिखाई देगा जब आपको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये नीट का जो मुद्दा है, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जहां पर पेपर लीक हुए, लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं जहां पर बथेरे पेपर लीक वगैरह हुए हैं। इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? मतलब क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि अगर इसमें कोई एक बंदा जूझ रहा है तो वो बस स्टूडेंट्स ही हैं। एक्चुअली देखिए, एनटीए जिसे अपन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, शायद हम सब मीडिया, हम सब लोग कोस रहे हैं, क्या एनटीए चाहती कि एग्जामिनेशन गलत ढंग से हो? नहीं, हाँ, नहीं चाहती। वो तो चाहते हैं अच्छे से हो, उनके लिए बहुत बड़ी आफत है अगर गड़बड़ी हो जाए तो। पर ये भी समझना पड़ेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पे, जो पुलिस दल रहता है, उनको सजग रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, मतलब हम कुछ भी कहें, हो सकता है कि किसी पेरेंट्स के पास कोई आए और बोले मैं 20 लाख में आपको एक दिन पहले पेपर दे दूंगा, तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। काफी सारे केसेस हमने देखे हैं न्यूज़ में, तो काफी बार इसलिए रैकेट खड़े हो जाते हैं। राइट। तो ये शायद एक विशेष सर्कल है जिसको स्ट्रिक्टनेस से ही सुलझाया जा सकता है, कि जैसे हेलमेट लगाइए, जब तक दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनटीए इज वेरी मच रिक्वायर्ड
इन कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशंस लाइक दिस। एंड ये बहुत बड़ी बैकबोन है देश की, इसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि हमारी जो पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी वजह से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टफ होते हैं और हमारे देश के बच्चे निखर के आते हैं। इसमें भी कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और आई एम वेरी श्योर कि जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स आज का हमारा ये वीडियो देखेंगे, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो या ना हो, उनको अपने पर्सनल लाइफ पर आपकी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे और जीवन उनको सुधार के ओर जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है नीट एग्जाम में, जो भी अगर फ्रॉड कोई स्कैम हुआ है तो वो उसके ऊपर एनटीए देखे, ध्यान दे। आई विश यू अ लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक कि आप जो भी मुहिम के साथ निकले हो बाहर, वो वाकई रंग लाए, आपकी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचे। हमारी जो पूरी कोशिश है वो भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ एबीपी लाइव के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।